क्रिप्टो 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 आजकल हर जगह क्रिप्टो है। लोग हर जगह इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। आखिर क्या है ये क्रिप्टो? किसी ने बनाया इस क्रिप्टो को? आखिर इसकी हमें ज़रूरत है क्या थी? इस क्रिप्टो के बारे में समझने से पहले इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब एक करेंसी नहीं थी। रुपीज, डॉलर, पाउंड एक कुछ भी नहीं थे। इनफैक्ट तब सोना, चांदी, कॉपर एक कुछ भी नहीं था। तब लोग एक्सचेंज वैल्यू कैसे करते थे, अपनी लाइफ कैसे जीते थे, उसके बारे में हमें थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। समझ लीजिए आपके पास एक गाय है और मेरे पास एक मुर्गी है। तब हम उसमें एक्सचेंज वैल्यू कैसे करेंगे, मतलब हम उसमें अदला बदल कैसे करेंगे। तब आप मुझे एक अंडे के लिए 1 लीटर दूध देंगे, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। समझ लीजिए आपकी गाय बहुत अच्छा दूध देती है। तब आप क्या करेंगे, मैं 1 अंडे के लिए 1 लीटर दूध नहीं दूंगा, तो मैं 2 अंडे लेता हूँ और 1 लीटर दूध देता हूँ। तो आपने क्या किया, 1 लीटर दूध के बदले 2 अंडे लेना शुरू किया। लेकिन ये एक्सचेंज करना दूध और अंडे के मामले में बहुत अच्छा था, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती है उसे किस तरह से एक्सचेंज करना चाहिए ये लोगों को कुछ समझ नहीं आता था। उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी कि इतना लेना चाहिए और इतना देना चाहिए। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी, इसलिए लोगों को एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कतें आने लगी। फिर उसके बाद आया गोल्ड का कंसेप्ट। ऐसे बहुत सारे मेटल्स आए थे, जैसे कॉपर्स, आयरन, सिल्वर, लेकिन जो गोल्ड था उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट बनते थे, उसके छोटे छोटे लेयर बनते थे, इसलिए गोल्ड का यूज करने लगे। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी थी, जैसे 1 ग्राम सोने की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 ग्राम सोने के बदले में क्या क्या देना चाहिए, कितनी चीज़ें लेनी चाहिए। ये लोगों को इजीली डिटरमाइन नहीं हो रहा था, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था। उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी थी। सोने की जो वैल्यू होती है वो लिमिटेशन में होती है, क्योंकि ये नेचर में मिलती है, क्योंकि हम उसे नहीं बना पाते। इतना करने के बाद भी एक गोल्ड का कंसेप्ट नहीं चल पाया और एक कंसेप्ट खत्म हुआ। तब कंसेप्ट आया फिएट करेंसी का, जिसे हम रुपीज, डॉलर, पाउंड कहते हैं। इसने एक्सचेंज वैल्यू को बहुत आसान बनाया। मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम सोना है और आप उसे बेचना चाहते हो। आपने किसी इंसान से कहा मेरे पास 1 ग्राम सोना है और उसे मैं बेचना चाहता हूँ, तो उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है क्या? तो उसने कहा मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, आप मुझे 1 ग्राम सोना दो। और उसके बदले में उसने आपको एक नोट दिया जिस पर साफ साफ लिखा होता है, मैं धारक को ₹1 अदा करने का वचन देता हूँ, और उनकी साइन होती है। कोई तो होना चाहिए जो उसकी जवाबदारी ले। वो तो कागज के पन्ने ही होते हैं, तो फिर हमें उस पर कैसे विश्वास होगा? हम उस पर यकीन करने के लिए कोई तो इंसान होता है जो उसकी जवाबदारी लेता है, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, जो खुद ये पैसे के जवाबदार होते हैं। लेकिन ये जो फिएट करेंसी होती है, जैसे कि पाउंड, डॉलर, रुपीज, ये किसी के कंट्रोल में होती है। किसी देश में उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, तो किसी देश में उसे राजा रानी कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये करेंसी किसी के कंट्रोल में होते हैं। यहाँ पर किसी सिंगल पर्सन के डिसीजन से पूरा का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर करेंसी पे पड़ता है। जैसे कि हमने देखा था नवंबर 2016 में एक पर्सन की डिसीजन से पूरे देश में नोटबंदी हुई थी। जैसे कि 2020 में कोरोना के पैंडेमिक के बाद यूएसए ने $ट्रिलियन प्रिंट किए थे। मतलब यहाँ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, इसलिए हम उसे सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। मतलब किसी का यहाँ पर कंट्रोल होता है, किसी की उस पर अथॉरिटी चलती है। उसके बाद कंसेप्ट आया डिसेंट्रलाइज, मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता, कोई सिंगल पर्सन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी सतोशी नाकामोटो नामक इंसान ने 31 अक्टूबर 2008 को एक पेपर निकाला और उस पर पहली बार बिटकॉइन का जिक्र किया, और उस पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब उसे कोई सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं करेगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, किसी की अथॉरिटी नहीं होगी उस पर। और ये सतोशी नाकामोटो कौन है, किसी को आज तक पता नहीं चला। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे बिटकॉइन का यूज क्या है और इतने अलग अलग कॉइन्स क्यों बनाया है।